हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। हमने हमारी पिछली क्लास में ये डिटेल में देख लिया था कि फाइन ग्रेन सॉइल की क्लासिफिकेशन को हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब इस क्लास में हम कोर्स ग्रेन सॉइल की क्लासिफिकेशन को पूरी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब कोर्स ग्रेन सॉइल की क्लासिफिकेशन को शुरू करने से पहले मैं जो हमने कोर्स ग्रेन्ड और फाइन ग्रेन्ड को कैसे क्लासिफाई करना है उस चीज पे वापस जाना चाहूंगा। हमने क्या कहा था, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50% ऑफ द सॉइल इज रिटेन्ड अबव 75 माइक्रोन सीव, मतलब 75 माइक्रोन सीव या उससे ऊपर वाली सीव्स पे रिटेन हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 50% ऑफ द सॉइल, देन इट इज कोर्स ग्रेन सॉइल, अदरवाइज इट इज फाइन ग्रेन सॉइल। मतलब अगर जो जैसे मैं ये कह लूं मेरे पास 100 ग्राम ऑफ सॉइल है, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सॉइल में से मान लीजिए 60 ग्राम ऑफ सॉइल ऐसा था जो 75 माइक्रोन सीव से बड़ा था, 75 माइक्रोमीटर से बड़ा था, तो फिर उस केस में मैं अपने सॉइल को क्या कहूंगा, कोर्स ग्रेन्ड। और अगर 60 ग्राम 75 माइक्रोमीटर से कम है तो फिर फाइन ग्रेन्ड सॉइल। कहने का मतलब था अगर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल ज्यादा है तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, ठीक है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के पार्टिकल्स ज्यादा है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। फाइन ग्रेन्ड सॉइल के पार्टिकल्स ज्यादा है, फाइन ग्रेन्ड सॉइल। जो भी ज्यादा था दोनों में से उसी पर उसका नाम रख दिया। ये कोर्स ज्यादा है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, फाइन पार्टिकल ज्यादा है, फाइन ग्रेन्ड सॉइल। और उसको डिसाइड करने के लिए 75 माइक्रोमीटर का सहारा लिया था, उस सीव का 75 माइक्रोन सीव का हमने सहारा लेके ये चीज को बता दिया था। और जो बॉर्डरलाइन केस था 50%, उस पे हमने कह दिया था ऊपर वाले सॉइल को ले लो, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को। वैसे ही सेम तरीके से हम हमारे कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की क्लासिफिकेशन भी करेंगे ग्रेवल और सैंड में, बिल्कुल सेम लाइंस पे जो हमने कोर्स ग्रेन्ड और फाइन ग्रेन्ड सॉइल को क्लासिफाई करने में यूज किया था क्राइटेरिया, सेम क्राइटेरिया, एग्जैक्टली सेम क्राइटेरिया, बस इसमें सीज चेंज हो जाएंगी। वहां पे हमने 75 माइक्रोमीटर की सीव को लिया था जब कोर्स ग्रेन्ड और फाइन ग्रेन्ड सॉइल को डिफरेंशिएट करना था। यहां पे हम 4.75 mm सीव को लेंगे और वहां पे हम देख रहे थे कि टोटल सॉइल की कितनी परसेंटेज है जो 75 माइक्रो से बड़ी है या उससे छोटी है। यहां पर हम देखेंगे कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की कितनी परसेंटेज है जो 4.75 mm से बड़ी है या छोटी है। मान लीजिए 100 ग्राम ऑफ सॉइल था मेरा, अब उसमें से 60 ग्राम ऑफ सॉइल ऐसा था जो 75 माइक्रोमीटर से बड़ा था, तो अब ये तो पता चल गया कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है मेरा सॉइल, लग गया पता, ठीक है। अब ये पता लग गया, अब इस 60 ग्राम पे ही सारा फोकस करना, आपको सारा फोकस इस 60 ग्राम पे। अब इस 60 ग्राम में से अगर 50% ऑफ द पार्टिकल्स 4.75 mm से बड़े हैं या इक्वल टू है, ठीक है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4.75 mm से बड़े हैं या परसेंटेज जो 4.75 mm टू 80 mm, ऑफ कोर्स जब हम हमारे अब सॉइल की बात कर रहे हैं तो 80 mm से छोटे वाले पार्टिकल्स की ही बात कर रहे हैं, ये तो आपको श्योर होना चाहिए। अगर 4.75 mm परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स जो 4.75 mm और 80 mm के बीच लाई कर रहे हैं वो ज्यादा है किससे, उन पार्टिकल्स से जो 4.75 mm और 75 माइक्रोमीटर इस साइज में है, इससे ज्यादा है, समझे हो ना। 4.75 mm टू 80 mm जो पार्टिकल्स हैं दैट आर ग्रेटर देन और इक्वल टू परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन 75 माइक्रोमीटर टू 4.75 mm। मतलब मैंने आपको क्या जो हमने एग्जांपल लिया है, अब इस केस में मैंने ये क्या है 60 ग्राम ऑफ सॉइल है, ठीक है, जो कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल्स को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, तो मतलब अब इस 60 ग्राम पे मैं फोकस करके मान लीजिए मेरा 40 ग्राम ऑफ सॉइल है,
40 ग्राम ऑफ सॉइल ऐसा है जो इस रेंज में लाई कर रहा है। किस रेंज में? 4.75 mm टू 80 mm। कितना? 40 ग्राम। 40 ग्राम में मैंने क्यों लिया? क्योंकि 60 ग्राम का आप 50% करोगे, कितना आता है? 30 ग्राम। तो 30 ग्राम से मैंने कोई ज्यादा वैल्यू लेनी थी, 31 ले लेता, 32 ले लेता, इवन 30 ले लेता, क्योंकि यहां पे मैंने इक्वल टू का साइन बी डाला है। तो 60 ग्राम अगर मेरा कोर्स ग्रेन सॉइल था, तो चाहे 30 ग्राम हो या 30 ग्राम से ज्यादा हो, कौन सा सॉइल? जो 4.75 mm टू 80 mm के बीच में लाई कर रहा है, देन उस केस में मैं अपने सॉइल को, कौन से सॉइल को? कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को ग्रेवल का नाम दूंगा, जिसको मैं जी से डिनोट करूंगा। ठीक है? ग्रेवल इन जनरल हिंदी में हम बजरी कहते हैं। ठीक है? आपको रफ आइडिया देने के लिए कि आप विजुअलाइजेशन बना पाओ कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। सैंड जो रेता होती है उसको हम सैंड कह देते हैं। ठीक है? तो ये मैंने आपको समझा दिया कि अगर जो हमने एग्जांपल लिया हमारे वाले केस में 60 ग्राम ऐसा सॉइल था जो कोर्स ग्रेन सॉइल था, तो 30 ग्राम या उससे कितना भी ज्यादा अगर ऐसा सॉइल है, 30, 40, 50, 55, इवन 60 ऐसा सॉइल है जो 4.75 into 80 mm के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, तो फिर उसको मैं कहूंगा ग्रेवल। मतलब इफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50% ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल पार्टिकल्स, हमारे वाले केस में 60 ग्राम हमने लिए हैं, 50 ग्राम या उससे ज्यादा ले सकता था, इवन 50 ग्राम ले लेता, तब भी ये केस वैलिड रहता। पर फिर मेरे को देखना पड़ता कि 50 ग्राम का कितना परसेंटेज 4.75 mm टू 80 mm के बीच में लाई कर रहा है। जितना भी कोर्स ग्रेन सॉइल है उसका परसेंटेज देख लो आप, बस सीधी बात। क्योंकि मान लीजिए अगर 100 ग्राम में से 50 ग्राम भी ऐसा सॉइल होता जो 75 माइक्रोमीटर से बड़ा होता, तब भी तो बॉर्डरलाइन केस आ गया। और बॉर्डरलाइन केस में मैंने आपको बताया जो ऊपर वाला केस है, ऊपर वाला जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उसकी तरफ हम इनक्लाइन हो जाते हैं। तो उसमें भी अगर मैं 50 ग्राम ले लेता तो भी मैं अपने सॉइल को कोर्स ग्रेन सॉइल कहता। 100 ग्राम टोटल सॉइल लिया मैंने, आप 200, 250, 300 कितना भी ले सकते हो, पेपर में कितना भी दिया जा सकता है, आप एक्सपेरिमेंट करते वक्त कितना भी ले सकते हो, ये आप पर है, ये एग्जामिनर पे है वो आपको कितना देता है। अगर 300 ग्राम होगा तो उसमें से अगर 150 ग्राम या उससे ज्यादा सॉइल, 50% ले लिया ना मैंने, 150 ग्राम या उससे ज्यादा सॉइल 75 माइक्रोमीटर से बड़ा हुआ तो कोर्स ग्रेन सॉइल कहूंगा मैं उसको। फिर उस 150 ग्राम का मैं देखूंगा कि अगर 75 ग्राम, उसका 50% कर रहा हूं मैं, 150 ग्राम का 50% कर रहा हूं अब मैं, कोर्स ग्रेन सॉइल तो पता लग ही गया। अब इस कोर्स ग्रेन सॉइल का देखना मेरे को, टोटल का भूल जाओ, टोटल एक बार कोर्स ग्रेन आ गया तो सिर्फ कोर्स ग्रेन, बस टोटल का तब तक ही वैल्यू थी टोटल की जब तक आपने कोर्स ग्रेन या फाइन ग्रेन नहीं देखा था। अब देख लिया कोर्स ग्रेन, अब टोटल को भूल जाओ। अब पता चल गया 150 ग्राम है, 150 ग्राम 50% है, 50% मतलब ऊपर वाला केस लेना है, ऊपर मतलब बड़े पार्टिकल्स, बड़े मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल की बात कर रहा हूं मैं। मतलब अगर 150 ग्राम है, 300 ग्राम टोटल सॉइल था, 150 ग्राम मेरा ऐसा सॉइल है जो 75 माइक्रोमीटर से बड़ा है, तो मैं उस सॉइल को कोर्स ग्रेन सॉइल का नाम दूंगा। अब इस 150 ग्राम का भी 50% कर लो, मतलब 75 ग्राम या उससे ज्यादा 80 ग्राम, 90 ग्राम, 100 ग्राम, इवन 150 ग्राम तक आप जा सकते हो। अगर इतना है सॉइल मेरा जो 4.75 टू 80 mm के बीच में लाई कर रहा है, तो फिर उस केस में मैं उसको ग्रेवल कह दूंगा। 150 ग्राम का 50% करो, 75 ग्राम, 75 ग्राम अगर 75 ग्राम है तब भी ग्रेवल। उससे ज्यादा लाई कर रहा है, मान लो 90 ग्राम, 4.75 mm टू 80 mm के बीच में, तब तो ग्रेवल होगा ही होगा। पर अगर 75 ग्राम भी है तब भी ग्रेवल ही होगा। और अगर जो 75 माइक्रोन टू 4.75 mm के बीच में जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा है,
जो 4.75 mm to 80 mm के बीच में थे पार्टिकल उनसे, तो फिर सैंड होगी। अदरवाइज ग्रेवल नहीं तो अदरवाइज इट इज सैंड, अदरवाइज इट इज सैंड। राइट, ब्लू पेन हियर, अदरवाइज इट इज सैंड। अगर ग्रेवल नहीं है तो सैंड। मतलब हमारे केस में 300 ग्राम का 150 ग्राम मैंने लिया अपने केस में, तो कोर्स ग्रेन सॉइल कह दिया। अब जो 150 ग्राम है उसका मान लीजिए 75 ग्राम ऐसा था जो 4.75 mm to 80 mm के बीच में लेकर रहा था। इसका मतलब ये बन गया कि 75 ग्राम ही ऐसा सॉइल था जो 75 माइक्रोमीटर टू 4.75 mm के बीच में लेकर रहा था। इसका ये मतलब बना। तो बॉर्डरलाइन केस आ गया। बॉर्डरलाइन केस में मैंने आपको कहा कि ऊपर वाली प्रेफरेंस दो, तो उस केस में तो हम ग्रेवल कह देंगे। पर अगर 75 ग्राम में से मान लीजिए 75 में से कम ही था, 65 ग्राम ही ऐसा सॉइल था जो 4.75 mm to 80 mm के बीच में लाई कर रहा था, मतलब लेस देन 50% हो गया। लेस देन 50% इज बिटवीन 4.75 mm to 80 mm। तो मतलब कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का ग्रेटर देन 50% ऐसा हिस्सा होगा जो 75 माइक्रोमीटर टू 4.75 mm के बीच में लेकर रहा है। हमारे केस में मैंने लिया 150 ग्राम का 60 ग्राम ही ऐसा था या 65 ग्राम ऐसा था जो 4.75 mm to 80 mm के बीच में लेकर रहा था। 65 ग्राम था 150 ग्राम में से, तो मतलब 75 में से 10 माइनस की है तो ऐड कर दो 10, 85 ग्राम ऐसा सॉइल था जो 75 माइक्रोमीटर टू 4.75 mm के बीच में था। ठीक है ना। 150 में से 65 को माइनस कर दो, कितना आ गया 85 ग्राम। अगर 65 ग्राम ऐसा सॉइल है जो 4.75 mm to 80 mm के बीच में है, तो 150 माइनस 65 85 ग्राम ही तो ऐसा सॉइल होगा जो 75 माइक्रो टू 4.75 mm के बीच में लाई कर रहा है। तो 85 75 ग्राम से ज्यादा हो गया ना, तो मतलब ग्रेटर देन 50% ऐसा सॉइल हो गया ना जो 75 माइक्रोमीटर टू 4.75 mm के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है ना। मतलब ग्रेटर देन 50% ऑफ माई कोर्स ग्रेन्ड सॉइल पार्टिकल्स आर इन बिटवीन 75 माइक्रोमीटर टू 4.75 mm। दोबारा सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा सुनो। 50 ग्रेटर देन 50% ऑफ माई क्या, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल पार्टिकल्स। पूरे सॉइल की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे सॉइल की नहीं, सिर्फ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं। मतलब ग्रेटर देन 50% ऑफ माई कोर्स ग्रेन्ड सॉइल पार्टिकल्स आर इन द रेंज ऑफ 75 माइक्रोमीटर टू 4.75 mm। इसका ये मतलब हुआ। तो अगर ये केस हुआ तो उसमें मैं सैंड कह दूंगा। फिर वही बात, फिर उसी बात पे हम वापस आ जाएंगे कि अगर देखिए 4.75 mm टू 80 mm के बीच में जो पार्टिकल्स हैं हम उनको ग्रेवल का नाम दे रहे हैं। फिर उसी बात पे जो हमने कोर्स ग्रेन्ड और फाइन ग्रेन्ड की क्लासिफिकेशन में करी थी ना, फिर उसी बात पे मैं रिटर्न करूंगा। एनालॉजी आप ड्रॉ कीजिएगा, पिछला लेक्चर आपने देखा हुआ है, उससे आप एनालॉजी ड्रॉ करिएगा। बिल्कुल सेम चीज जो मैंने वहां पे समझाई थी उसी को उठा के मैं यहां पर समझाऊंगा। मेरे समझाने का यही तरीका है, जो आपको आता है उससे कुछ उठा के नई चीज समझा दो। तो उसमें हमने ये किया था, अगर बड़े ज्यादा कोर्स ज्यादा तो कोर्स कह दो, अगर फाइन ज्यादा तो फाइन कह दो। वैसे इसमें 4.75 mm टू 80 mm इसके बीच में हम ग्रेवल कह रहे हैं, तो अगर ग्रेवल ज्यादा है तो उसको ग्रेवल कह दो, पूरे सॉइल को ग्रेवल ही कह दो, जो ज्यादा वो ही कह दो। अगर 4.75 mm टू 75 माइक्रोमीटर ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये ज्यादा है, तो मतलब सैंड के पार्टिकल ज्यादा है ग्रेवल से, तो उसको सैंड ही कह दो, पूरे सॉइल को सैंड ही कह दो। ग्रेवल ज्यादा है ग्रेवल कह दो, सैंड ज्यादा है सैंड कह दो। इक्वल टू का केस आ गया तो जो ऊपर वाला है उसको उठा लो, ऊपर क्या है ग्रेवल, बड़े वाले पार्टिकल्स क्या है ग्रेवल, उसको उठा लो। कहने का ये मतलब है, एक बात को जितने मर्जी तरीके से, मैंने दो तरीकों से एक बात को कहा, एक ये दूसरा ये एक ही तरीका है, ये एक तरीका है।
राइट। मैंने 2 तरीकों से एक बात को कहा, आप 100 तरीकों से एक बात को कह सकते हो, पर आपको मतलब समझ आना चाहिए। स्टेटमेंट क्वेश्चन में हो सकता कुछ नहीं आ जाए, हो जाएगी। कंसेप्ट क्लियर है ना आपका, बस यही चाहिए। कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जैसा भी नया क्वेश्चन आ जाए पेपर में हम कर लेंगे। क्यों? कंसेप्ट क्लियर हो गया हमारा, राइट। तो ये तो आपको अब समझ आ गया कि ग्रेवल कब कहेंगे, सैंड कब कहेंगे। ग्रेवल ज्यादा तो ग्रेवल, सैंड ज्यादा तो सैंड। अब हम चलेंगे कि ग्रेवल और सैंड में सब क्लासिफिकेशन कैसे करनी है। प्राइमरी क्लासिफिकेशन हमने कर ली, जैसे फाइन ग्रेन सॉइल में प्राइमरी क्लासिफिकेशन कर ली थी सिल्ट या क्ले, वैसे इसमें प्राइमरी क्लासिफिकेशन कर ली ग्रेवल या सैंड। अब जैसे वहां पे सेकेंडरी क्लासिफिकेशन की थी लो कंप्रेसिबल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, हाई कंप्रेसिबल, वैसे ही इसमें भी सब क्लासिफिकेशन हम करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं। अब ग्रेवल और सैंड को आगे क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, 3 तरीके हैं हमारे पास मेनली। पहला तरीका ये वो है जब परसेंटेज फाइन्स लेस देन इक्वल टू 5% आ जाए। अब ये परसेंटेज फाइन्स क्या है, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, दोबारा से फिर मैं आपको याद करा दूं। परसेंटेज फाइन्स मतलब वो परसेंटेज ऑफ पार्टिकल जो 75 माइक्रोन सीव से पास हो गए, वो पार्टिकल्स को हम कहते हैं परसेंटेज फाइन्स, राइट। जैसे मान लीजिए 100 ग्राम मेरा सॉइल था, 100 ग्राम में से 96 ग्राम सॉइल ऐसा था जो 75 माइक्रोन सीव से बड़ा था, ठीक है, तो हमने कोर्स ग्रेन सॉइल कह दिया। 96 ग्राम सॉइल ऐसा था। अब 4 ग्राम सॉइल तो ऐसा होगा जो 75 माइक्रोन सीव से पास कर गया, तो 4 ग्राम अगर 100 ग्राम में से था तो वो कितना परसेंट बना, 4% बना। मतलब 4% मेरा ऐसा सॉइल था जो 75 माइक्रोन सीव से पास किया, मतलब मेरा परसेंटेज फाइन्स लेस देन और इक्वल टू 5% था। इक्वल टू 5% पे भी यही केस होगा जो हम अभी डिस्कस करेंगे। 3 केसेस करेंगे हम। फर्स्ट केस अगर लेस देन इक्वल टू 5% हुआ, 3 केस करेंगे, लेस देन इक्वल टू 5%, ग्रेटर देन और इक्वल टू 12%, और तीसरा केस 5 to 12% के बीच में हुआ। अगर फर्स्ट हुआ तो कैसे करना है, परसेंटेज फाइन लेस देन इक्वल टू 5% हुआ तो कैसे करना है वो बता रहा हूं। अगर ये ना हुआ तो फिर दूसरा केस होगा कि 5 to 12% के बीच में लाई कर रही होगी, ठीक है। हम इसको तीसरे नंबर पे डिस्कस करेंगे, राइट। और फिर एक ऐसा भी केस होगा जब ग्रेटर देन 12% होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 12%, वो हम देखेंगे। पर पहले इस केस को डिस्कस कर लें। कौन से केस को, दैट परसेंटेज फाइन्स इज लेस देन इक्वल टू 5%। इस केस में हमको क्या करना है, जैसे हमारे वाले केस में 4% है, उस केस में क्या करना है कि हमको CU और CC की वैल्यू चेक करनी है। अगर परसेंटेज फाइन्स लेस देन इक्वल टू 5% आ जाता ना, कोर्स ग्रेन सॉइल की क्लासिफिकेशन के बाद हमने डिसाइड कर लिया ग्रेवल या सैंड है, उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि परसेंटेज फाइन्स लेस देन इक्वल टू 5% है, तो अब तो प्योरली हमारे सॉइल की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो रही है, प्योरली। फिर तो जो प्लास्टिसिटी करेक्टरिस्टिक्स एंड कंप्रेसिबिलिटी का जो हमने जिक्र किया था कि इनके बेसिस पे हम अपने सॉइल को क्लासिफाई करते हैं, उनका बिल्कुल भी कोई रोल नहीं आता, बिल्कुल 0 रोल आ जाता है। कब, जब कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को क्लासिफाई कर लिया, उसके बाद डिसाइड कर लिया ग्रेवल या सैंड है, फिर उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि परसेंटेज फाइन्स लेस देन इक्वल टू 5% है उस केस में। अब इसमें फिर करते क्या, हम देखते हैं जो हमने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में 2 पैरामीटर्स पढ़े थे ना, CU और CC। CU पढ़ा था D60/D10, CC पढ़ा था D30² बाय D10 इंटू D60। ये 2 पैरामीटर जो हमने पढ़े थे उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे। हमने पढ़ा था ना कि इनकी एक रेंज में वैल्यू होनी चाहिए। जैसे ग्रेवल के लिए हमने पढ़ लिया था दैट CU शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। और CC का हमने पढ़ा था CC शुड लाई इन बिटवीन 1 to 3। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ग्रेवल के लिए CC तो 1 to 3 ही था,
चाहे ग्रेवल हो चाहे सैंड हो। सीसी कोशेंट ऑफ कर्वेचर वो तो वही था, 1 to 3 के बीच में लाई करना चाहिए। हाँ सीयू वेरी कर रहा था, D60/D10 वो वाला। कितना? ग्रेवल के केस में सीयू ग्रेटर एंड इक्वल टू 4 होना चाहिए, ठीक है। और सीसी वो मैंने आपको बता ही दिया, 1 to 3 के बीच में लाई करे। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तब हम हमारे सॉइल को कह देते थे वेल ग्रेडेड सॉइल है। और ग्रेवल के केस में तो ऑफ कोर्स वेल ग्रेडेड ग्रेवल, राइट। मतलब अगर सीयू और सीसी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें हमारे सॉइल की, तो हम उस सॉइल को, जो भी सॉइल है ग्रेवल या सैंड जो भी, उसको हम वेल ग्रेडेड सॉइल का नाम दे देंगे और इसको डिनोट डब्ल्यू से करेंगे। वेल डब्ल्यू, वेल वेल डब्ल्यू से शुरू होता ना, तो डब्ल्यू का नाम दे देते हैं। ये कॉमन नोमेनक्लेचर अडॉप्ट किया जा रहा है ओवरऑल इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम का। डब्ल्यू से शुरू हो रहा था वेल, तो इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम ने डब्ल्यू का नाम दे दिया इसको। और अगर इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, एक भी कंडीशन सीयू और सीसी की एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, दोनों नहीं कर रही तब तो डेफिनेटली, पर अगर एक भी सेटिस्फाई ना करें तो हम हमारे सॉइल को पुअरली ग्रेडेड सॉइल का नाम दे रहे थे, जिसको हम पी से डिनोट कर रहे थे। पी पुअरली, पी से शुरू हो रहा है, पी का नाम दे दिया। एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई ना करे, वेल ग्रेडेड के लिए दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, पुअरली ग्रेडेड के लिए अगर एक भी ना करे तो हम उसको पुअर कह देंगे। वेल के लिए दोनों दोनों होनी चाहिए, पुअर के लिए दोनों नहीं करिए तब तो डेफिनेटली पुअर, पर अगर एक भी नहीं करिए तब देन आल्सो इट इज पुअर, पुअरली ग्रेडेड सॉइल, राइट। अब वैसे सीयू और सीसी की मैंने वैल्यूज आपको बताई हुई हैं, दैट फॉर ग्रेवल सीयू शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 4 और सैंड के केस के लिए सीयू शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 6, ठीक है। पर फिर भी मैं इन वैल्यूज को दोबारा लिख देता हूं, ठीक है, दोबारा रिविजिट कर लेते हैं हम उन वैल्यूज को, क्योंकि यहां पर उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। ये मैंने दोबारा से वैल्यूज लिख दी। सीयू D60/D10 जो हमने पढ़ा था, शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 4 फॉर ग्रेवल्स एंड शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 6 फॉर सैंड, ठीक है। सीसी जो हमने पढ़ा था D30²/D10 इंटू D60, दिस शुड लाई बिटवीन 1 to 3 फॉर बोथ ग्रेवल एंड सैंड। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, मतलब अगर ग्रेवल आ गया तो आप देख लो कि सीयू ग्रेटर इक्वल टू 4 हो जाए और उसके साथ सीसी 1 to 3 के बीच में लाई कर जाए, तब आप उसको वेल ग्रेडेड ग्रेवल बोल दोगे। अगर सैंड आ गई तो उसका सीयू ग्रेटर इक्वल टू 6 आ जाए और सीसी 1 to 3 के बीच में लाई कर जाए, तब आप उसको वेल ग्रेडेड सैंड का नाम दे दोगे, ठीक है। मेन ये बात है, ठीक है। ये हमने वैसे ऑलरेडी करी रखा था, फिर भी एक मैंने आपको रिवाइज करा दिया। और मैंने आपको याद रखने का तरीका भी बताया था कि सैंड में 4 लेटर्स हैं, तो 1 2 3 4, तो ग्रेवल का सीयू ग्रेटर इक्वल टू 4। ग्रेवल में 6 लेटर है, इसको ग्रेवल ही आप लिखो, ग्रेवल्स रहने दो, आप ग्रेवल लिखो, ग्रेवल। ग्रेवल में 6 लेटर्स हैं, 6 अल्फाबेट्स हैं, GRAVEL 6 है, तो सीयू ग्रेटर इक्वल टू 6 सैंड का। याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया था वही। हाँ, हालांकि मैंने लॉजिकली भी बताया था कि ऐसा क्यों होना चाहिए, राइट। तो अब हम फिर इसकी क्लासिफिकेशन का इसका पूरा नाम देख लेते हैं, इसके बेसिस पे कि अगर वेल ग्रेडेड या पुअरली ग्रेडेड आ गया तो इसको हम लिखेंगे कैसे। अब हम देखेंगे कि जो हमने क्लासिफिकेशन कर ली उसके बेसिस पे कौन सा साइन असाइन करना है और उसका क्या नाम होगा। अब अगर हमने डिसाइड जो कर लिया था पहले ग्रेवल या सैंड में से, मान लो ग्रेवल आ गया तो क्या साइन देना है, जी, ये तो प्राइमरी साइन हो गया। उसके बाद जी का साइन कर दिया, साइन आपने जी का कर दिया, जी का कर दिया। अब जो सेकेंडरी साइन है वो आपने डब्ल्यू या पी करना है। अगर वेल ग्रेडेड हुआ, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हुई सीयू और सीसी की, तो वेल ग्रेडेड, तो आप डब्ल्यू का नाम दे दोगे। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, दोनों नहीं कर रही, तब तो है ही, पर अगर एक भी नहीं कर रही तो पुअरली ग्रेडेड, पी नाम दोगे। तो जी डब्ल्यू या जी पी, ठीक है। ग्रेव पहले ग्रेवल देखना है, उसके बाद देखना है कि वेल ग्रेडेड या पुअरली ग्रेडेड है कि नहीं। पहले तो ये देखना है कि ग्रेवल भी है कि नहीं। ग्रेवल देख लिया, अब देखना है वेल ग्रेडेड है कि पुअरली ग्रेडेड है। तो जीडब्ल्यू जीपी, जीडब्ल्यू जैसे हमने किया था ना
फाइन ग्रेन वाले सॉइल में, कि जो प्राइमरी ये चीज होती है उसको सिंबल में पहले लिखते हैं और लिखते वक्त बाद में लिखते हैं, वैसे इसमें है। कोर्स फाइन दोनों में सेम चीज यूज की जाती है कि जब सिंबल लिखना है तब तो पहले लिखो जो प्राइमरी चीज है, बोलते वक्त बाद में, बोलते और लिखते वक्त बाद में। GW क्या है, ये जो पहले पहले इसको लिखेंगे W को, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। GP पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, जो सेकेंडरी चीज है उसको पहले लिखेंगे, जो प्राइमरी मेन चीज है उसको बाद में लिखेंगे, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। उसी तरह SW सैंड आ गया, पहले तो ये देखना कि सैंड है भी या नहीं। ग्रेवल और सैंड किया, उसमें से मान लीजिए सैंड आ गया, सैंड की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, CU और CC की, तो SW तो वेल ग्रेडेड सैंड। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं हुई तो पुअरली ग्रेडेड सैंड। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट केस पे कि इफ परसेंटेज फाइन्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 12%। ये हमने किया था लेस देन और इक्वल टू 5%, अब हम करने जा रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 12%। अब बात आती है कि इफ परसेंटेज फाइन्स मतलब वो परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स जो 75 माइक्रोन सीव से पास कर रहे थे, वो पार्टिकल्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 12% आ जाते हैं तो आपको अब फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको ही अकाउंट में लेना पड़ेगा। जब लेस देन इक्वल टू 5% थे तो इतने कम थे कि आपने उनको इग्नोर ही कर दिया, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है उसको इग्नोर कर दिया और पूरी तरह पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर अपनी कंसेंट्रेशन लगा के सिर्फ उसके बेसिस पे आपने अपने सॉइल को क्लासिफाई कर दिया। पर अब जब ग्रेटर देन इक्वल टू 12% हो जाते हैं तो मतलब हम गिनते हैं कि अच्छा अब इतने सारे फाइन पार्टिकल्स हैं, आप उसको निग्लेक्ट नहीं करते, अब आप पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को भूल जाओ। उसका काम तब तक ही था जब ग्रेवल और सैंड की क्लासिफिकेशन होगी थी। अब आप सिर्फ इस चीज पे कंसंट्रेट करो कि जो फाइन पार्टिकल्स हैं आपके सॉइल में, लेस देन 75 माइक्रोमीटर वाले जो पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। कब? जब परसेंटेज फाइन ग्रेटर देन इक्वल टू 12% आ जाते हैं तब, क्योंकि अब अच्छे खासे फाइन पार्टिकल्स हैं हमारे पास, अब इनको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। जब लेस देन इक्वल टू 5% थे तब उनको निग्लेक्ट कर दिया था और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर हमने डिसाइड किया था कि कैसा होगा सॉइल। अब इतने कि अब उसको भूल जाओगे, अब सिर्फ फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को देखोगे। और फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल्स की जब आप प्रॉपर्टीज को देखोगे तो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बेसिस पे हम अपने सॉइल को सिल्ट या क्ले कैसे कह सकते हैं, ये हमने पिछली क्लास में पूरी डिटेल में देख लिया है। ये तकरीबन हमारा जो 1 आवर का लेक्चर था, तकरीबन हाफ अ टाइम हमने इसी चीज पे स्पेंड किया था कि सिल्ट या क्ले को ऐसा सॉइल है उसको कैसे देखेंगे। अब वो पिछली क्लास में कर लिया, अब सीधा अब देखेंगे कि अब सिल्ट या क्ले हमको पता चल गया कैसे निकालना है। तो अब हम सिल्ट या क्ले जो भी आपको फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, परसेंटेज फाइन की प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, आप उससे ये निकाल लो कि आपका जो फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल है वो सिल्ट है या क्ले है। राइट, सिल्ट और क्ले ये आप निकाल लो। ये निकालने के बाद आप सिंबल असाइन कर दो अपने सॉइल को। मान लीजिए ग्रेवल आ गया मेरा, जब मैं उसकी बात कर रहा हूं, अभी कोर्स ग्रेन सॉइल की बात कर रहा हूं, राइट। फाइन ग्रेन पार्टिकल को तो आपने असाइन कर दिया सिल्ट या क्ले, पर अब मेजर क्या, अब ये सेकेंडरी है, वहां पे ये प्राइमरी था। जब फाइन ग्रेन पार्टिकल्स को क्लासिफाई कर रहे थे तो ये प्राइमरी था कि सिल्ट या क्ले है, अब यही चीज सेकेंडरी है। अब प्राइमरी क्या है कि ग्रेवल है या सैंड है, क्योंकि अब बात कर रहे हैं कोर्स ग्रेन सॉइल की। कोर्स ग्रेन सॉइल में प्राइमरी ये चीज है कि हमारा सॉइल ग्रेवल है या सैंड है। अब मान लीजिए ग्रेवल आ गया, ग्रेवल प्राइमरी आ गया, जी आ गया। जी आने के बाद हम देखेंगे सेकेंडरी फीचर इसका, परसेंटेज फाइन के बेसिस पे, उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कि ये सिल्ट है या क्ले, वो अब यहां पे सेकेंडरी बन जाएगा। तो उसके बेसिस पे हम सिंबल असाइन कर देंगे। अगर सिल्ट है तो सिल्ट का सिंबल एम किया था तो जी एम, अगर क्ले आ गया तो जी सी।
GM आ गया तो बोलने का तरीका वही, ग्रेवल बाद में बोलेंगे, सिल्ट पहले बोलेंगे, GM को बोल देंगे सिल्टी ग्रेवल। GC आ गया, वही तरीका, ग्रेवल बाद में बोलेंगे, जो ये सेकेंडरी चीज है इसको पहले बोलेंगे, GC को बोल देंगे क्ले ग्रेवल। उसी तरह से अगर सैंड के केस में देखें तो SM आ सकता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ग्रेवल नहीं सैंड आ गई मेरी, तो सैंड के केस में भी परसेंटेज फाइंस के बेसिस पे या तो सिल्ट आ सकता है या क्ले आ सकती है। तो अगर सिल्ट आ गया तो M सिंबल असाइन कर दिया, SM डाल दिया, तो सिल्टी सैंड, सैंड बाद में लिखना है, सिल्टी पहले लिखना है। SC क्लेई सैंड, क्ले पहले सैंड बाद में। अब बात आती है डुअल सिंबल की, राइट। जब IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमारा 4 to 7 के बीच में था, तब हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ये सिल्ट है या क्ले है, तब हमने डुअल सिंबल वहां पे असाइन किया था MLCL। यहां पे हम असाइन करेंगे कि अगर मान लो ग्रेवल आ गया तो GMGC। कब? जब हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि ये सिल्ट है या क्ले है। और वो केस तब था जब IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स वाज इन बिटवीन 4 to 7। मतलब अगर 4 to 7 के बीच में प्लास्टिसिटी इंडेक्स हुआ तो डुअल सिंबल यहां पे भी इस्तेमाल करना है। पर यहां पे डुअल सिंबल आपको जो हमारे सॉइल का प्राइमरी फीचर है उसको ध्यान में रखते हुए ही असाइन करना है। हमारे सॉइल का यहां पे प्राइमरी फीचर ग्रेवल है, तो ग्रेवल को ध्यान में रखते ही डुअल सिंबल असाइन करना है, GM GC। और अगर ग्रेवल की जगह पे सैंड आ गई तो SM SC। अब बात आती है कि इसका नाम, इसका नाम ऑफिशियली कुछ है नहीं GMGC का, इनका है GMGC SMSC इनका है, पर GMGC और SMSC इनका ऑफिशियली कोई नाम नहीं है। पर जो हमने अभी तक नाम किए हैं उसके बेसिस पे आप इसका भी नाम ले सकते हो। क्या? सिल्टी क्ले ग्रेवल। मतलब ग्रेवल को तो बाद में रखना पता ही है। अब या तो इसको सिल्टी क्लेई ग्रेवल बोल दो या क्लेई सिल्टी ग्रेवल बोल दो। सिल्ट और क्ले इन दोनों के बीच में हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो चाहे क्ले को पहले बोल दो चाहे सिल्ट को पहले बोल दो, इट डजंट मैटर, दोनों सही है। उसी तरह SMSC को या तो आप बोल सकते हो सिल्टी क्लेई सैंड या क्लेई सिल्टी सैंड, ठीक है। ये आपकी क्लासिफिकेशन होगी सॉइल की, कोर्स ग्रेन सॉइल की, जब उसमें परसेंटेज फाइंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12%, राइट। दिस इज सेकंड। फर्स्ट हमने किया था परसेंटेज फाइंस लेस देन इक्वल टू 5%। अब हम थर्ड केस पे आएंगे, कौन सा? कि परसेंटेज फाइंस लेस देन इक्वल टू 5% नहीं है और ग्रेटर इक्वल टू 12% भी नहीं है, इसके बीच में है। 5 to 12% के कहीं ना कहीं बीच में है परसेंटेज फाइंस। अगर वैसा केस हुआ फिर हम अपने सॉइल को कैसे डील करेंगे ये अब हम देखते हैं। अब हम हमारे जो आखिरी केस है उस पे चलते हैं, दैट इज कि जो परसेंटेज फाइंस है दैट लाई बिटवीन 5% to 12%, ठीक है। परसेंटेज फाइंस बिटवीन 5% to 12%। अब अगर 5 to 12% के बीच में मेरे परसेंटेज फाइंस लाई कर रहे हैं, मतलब 75 माइक्रोन से पास होने वाला सॉइल इज बिटवीन 5 to 12% ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉइल, तो उस केस में हम हमारे सॉइल को डुअल सिंबल ही असाइन करते हैं। कैसे? जो लेस देन इक्वल टू 5% पे हमने क्राइटेरिया किया था वेल ग्रेडेड या पुअरली ग्रेडेड करने का, उसको भी करेंगे, और साथ में ग्रेटर देन इक्वल टू 12% में जो किया था सिल्ट या क्ले डिसाइड करने का, उसको भी करेंगे। मतलब अब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का भी इस्तेमाल होगा, और ए लाइन जो फाइन ग्रेन सॉइल को सिल्ट या क्ले में क्लासिफाई करने के लिए यूज होती है उसका भी इस्तेमाल होगा। अब दोनों चीजों का इस्तेमाल होगा, दोनों चीजों का इस्तेमाल करके हम हमारे सॉइल को डुअल सिंबल असाइन करेंगे। मतलब ये कि पहले मान लीजिए ग्रेवल आ गया मेरा सॉइल, मेरे दैट मार्कर नाउ, मान लीजिए मेरा जो सॉइल है वो ग्रेवल आ गया, तो उसको मैं जी तो कहूंगा
पर अब मैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से ये भी पता करूंगा कि ये वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है। मान लीजिए वेल ग्रेडेड आ गया तो मैं GW कहूंगा इसको, और जी तो ये है ही, ग्रेवल तो है ही। अब मैंने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का इस्तेमाल करने के बाद जो इसकी फाइन ग्रेन्ड सॉइल की प्रॉपर्टीज है उसको यूज करके मैंने देखा कि ये सॉइल सिल्ट है या क्ले है। मान लीजिए सिल्ट आ गया तो मैं GM कहूंगा, ठीक है। इसी तरीके से देखते जाइए, इसके काफी सारे केस बन जाएंगे। कैसे कि ग्रेवल तो है ही, उसके साथ वेल ग्रेडेड भी ये निकल ही आया, पर अब ये जब हमने फाइन ग्रेड की बात करी तो ये ग्रेवल में सिल्ट की बजाय क्ले निकल के आ गया, तो इसको GWGC कह दूंगा मैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये वेल ग्रेडेड नहीं था, CU और CC में से एक कंडीशन फेल कर गई, तो मैं क्या कहूंगा GP। ग्रेवल तो है ही, ग्रेवल तो है ही, हम अभी ग्रेवल की ही बात कर रहे हैं, उसमें पुअरली ग्रेडेड आ गया। ये हो सकता दोनों कंडीशन ही फेल कर जाए, पर हमारे लिए एक बहुत है। एक कंडीशन फेल कर गई CU और CC की, हमारे लिए बहुत है, तो हमने GP का नाम दे दिया। अब G देखा हमने सिल्ट है या क्ले है, मान लीजिए सिल्ट है तो GPGM। उसी तरह से हमने टेस्ट किया पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से तो पुअरली ग्रेडेड आया, और जब हमने टेस्ट किया फाइन ग्रेन्ड का, इसका परसेंटेज फाइन का, तो उसकी प्रॉपर्टी क्ले की आ गई, तो GPGC आ जाएगा, राइट। ये 4 सिंबल बन जाएंगे इसके, डुअल सिंबल। उसी तरीके से इन द सेम वे जो सैंड है उसका भी मैं कह दूंगा, उसका मैं अभी सीधा इससे लिख देता हूं, राइट, नहीं इससे लिखता हूं, चलो अलग अलग आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एस सैंड आ गई मेरी, तो अभी सबको मैं सैंड तो ये पक्का ही है, सैंड पक्का है। अब इसमें केस हो सकता है वेल ग्रेडेड हो या पुअरली ग्रेडेड हो, ठीक है। वेल ग्रेडेड हो सकता है, वेल ग्रेडेड हो सकता है पुअरली ग्रेडेड हो। अब वेल ग्रेडेड में भी हो सकता है कि जब हमने टेस्ट किया इसके परसेंटेज फाइंस का, तो वेल ग्रेडेड में हो सकता है कि ये सिल्ट आ जाए तो SM, हो सकता है ये क्ले आ जाए, है ये सैंड ही, हो सकता है क्ले आ जाए। पुअरली ग्रेडेड में है तो सैंड ही, पर सैंड में हो सकता है ये सिल्ट आ जाए और हो सकता है ये क्ले आ जाए, SPSC ये भी हो सकता है, ठीक है। ये चीजें जो है वो अभी आपको फिर मैंने आपको बता दी कि इसमें तो जब परसेंटेज फाइन बिटवीन 5 to 12% है, उसमें तो डुअल सिंबल इस्तेमाल होना ही होना है, उसमें तो जरूरी है। जो हमने पहले क्लासिफिकेशन किए हैं उसमें हो सकता था हो सकता था ना हो, पर इसमें जब बिटवीन 5 to 12% हो उसमें तो होना ही होना है। कैसे होना है, ये सभी केसेस बन सकते हैं, ठीक है। अब इनका नाम हम कैसे लिख सकते हैं वो मैं अभी आपको लिख के बताता हूं, लिख ही देता हूं। अब जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने इन सब के नाम भी लिख दिए। GWGM को हम बोलते हैं वेल ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल, ग्रेवल सबसे एंड में, वेल ग्रेडेड पहले बोल देते हैं, उसका ग्रेड जो है वो पहले बोल देते हैं, और उसके बाद सिल्टी या क्ले उसको बाद में बोल के फिर एंड में ग्रेवल, वेल ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल। GWGC को क्या बोलेंगे, सिर्फ सी का फर्क है, क्ले का फर्क है, तो मतलब सिर्फ सिल्ट की जगह आप क्ले रख दो, वेल ग्रेडेड क्ले ग्रेवल। उसी तरह GPGM मतलब पुअरली ग्रेडेड हो गया, अब वेल की जगह पुअरली लिखोगे, पुअरली ग्रेडेड M है तो सिल्टी ग्रेवल। अब GPGC हो गया तो सिर्फ M की जगह C आया, मतलब सिर्फ सिल्ट की जगह आप क्ले रख दो, बाकी सारा वैसे, पुअरली ग्रेडेड क्ले ग्रेवल। उसी तरह सैंड के लिए SAWSM हो जाएगा वेल ग्रेडेड सिल्टी सैंड, SAWSC आ गया तो सिर्फ सिल्ट की जगह क्ले रखना है, वेल ग्रेडेड क्ले सैंड। SPSM मतलब पुअरली ग्रेडेड हो गया, पुअरली ग्रेडेड सिल्टी सैंड। SPSC हो गया मतलब सिर्फ अब सिल्ट की जगह क्ले आया है तो पुअरली ग्रेडेड क्लेई सैंड।
ठीक है, ऐसे आप इसके नाम लिख सकते हो। अब इसमें एक केस है जो मैंने नहीं लिखा, दोनों में, ग्रेवल और सैंड में। वो कौन सा, कि अब इसमें भी अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स 4 to 7 के बीच में लाई कर जाए तो फिर उस केस में हमारा डुअल सिंबल से भी काम नहीं चलेगा। इसलिए ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा ही नहीं, क्योंकि हम मैक्सिमम जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करते हैं वो सिर्फ डुअल सिंबल तक ही करते हैं। ठीक है, तो मेन जो मतलब इतना बना दिया कि पहली डुअल सिंबल हो जाए, उसके बीच में भी आगे और सिंबल की जरूरत पड़े, वो वैसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। मतलब अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स, अगर जो परसेंटेज फाइन है वो 5 to 12% के बीच में है, तब प्लास्टिसिटी इंडेक्स 4 to 7% के बीच में आपको नहीं दिया जाएगा। राइट, दिस इज गारंटीड। अब हमने कोर्स ग्रेन सॉइल की क्लासिफिकेशन भी कर ली है, फाइन ग्रेन सॉइल की हमने पहले क्लास में कर ली थी। तो मतलब अब इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से कोर्स और फाइन ग्रेन दोनों तरह की क्लासिफिकेशन हमने कर ली है, और ये भी कर लिया है कि सॉइल को कोर्स ग्रेन्ड है या फाइन ग्रेन्ड है, ये कैसे पहचानेंगे, ये कैसे क्लासिफाई करेंगे। अब एक क्वेश्चन है जो गेट में बहुत साल पहले आया हुआ है, पर गेट में पुराने क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं, चाहे वो बहुत पुराने हों। तो मुझे लगा कि मुझे ये चीज आपसे डिस्कस करनी चाहिए। क्या, कि अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड लोकेलिटी हो ना हमारे पास, कि रिस्ट्रिक्ट मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एक इधर लोकेलिटी से एक कहीं और लोकेलिटी से, एक रिस्ट्रिक्टेड लोकेलिटी हो हमारे पास, ठीक है, कि एक ही एरिया हो, एक तरीके का ही एरिया हो हमारे पास। राइट, रिस्ट्रिक्टेड लोकेलिटी आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, एक कॉलोनी से, एक प्लॉट से ही आप ले रहे हो, ये मतलब बना रिस्ट्रिक्टेड लोकेलिटी। राइट, कि आप एक रिस्ट्रिक्टेड लोकेलिटी से सेम जियोलॉजिकल ओरिजिन का सॉइल है, ठीक है, मान लीजिए एक प्लॉट है, उस प्लॉट में से वो प्लॉट में जो सॉइल है, एक तो वो कॉमन जियोलॉजिकल ओरिजिन का है, ठीक है, उसका ओरिजिन, जियोलॉजिकल ओरिजिन सेम है, सेम तरीके के रॉक से वो बना होगा, और एक रिस्ट्रिक्टेड लोकेलिटी से ले रहे हैं। ठीक है, एक प्लॉट में से आप ले रहे हो तो एक रिस्ट्रिक्टेड लोकेलिटी बन गई, और कॉमन जियोलॉजिकल ओरिजिन भी बन गया उस सॉइल का। तो ऐसा सॉइल जो एक रिस्ट्रिक्टेड लोकेलिटी से लिया जाए और उसका कॉमन जियोलॉजिकल ओरिजिन हो, उन सॉइल्स को जब हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट के बीच में जब हम ग्राफ बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा ग्राफ बनता है, जब एक ऐसा ग्रांडे ने भी यही चीज ऑब्जर्व की थी कि एक ऐसा ग्राफ बन जाएगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट के बीच में, जिसकी स्लोप होगी 0.73। हाँ, आगे उन्होंने इक्वेशन दे दी है लाइन की, IP इक्वल टू 0.73 इंटू WL-20 करके, उससे हम आगे डिफरेंशिएट करने लग गए सिल्ट और क्ले को। पर कहने का ये मतलब था कि वो जो लाइन होगी ना, उसकी स्लोप 0.73 होगी। ठीक है, अब कोई और लाइन हम बना दें, ठीक है, एक रिस्ट्रिक्टेड लोकेलिटी में से हम अपना अगर सॉइल ले रहे हैं तो एक जगह से ले रहे हैं और दूसरी जगह से ले रहे हैं। अब इस जगह से, अब अगर आप उसका लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालो, कहीं दूसरी जगह से आप सॉइल लेके उसका लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालो, एक रिस्ट्रिक्टेड लोकेलिटी हो, तो हो सकता है वो डिफरेंट आ जाए। ठीक है, क्योंकि आप सेम सॉइल नहीं, आप थोड़ा डिफरेंट ले रहे हो। हाँ, जियोलॉजिकल ओरिजिन वाइज वो सेम है और रिस्ट्रिक्टेड लोकेलिटी में है, तो सेम नेचर ऑफ सॉइल है, पर अलग अलग जगह से ले रहे हो, तो हो सकता है कि उसका लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है इसका, और जो कहीं और से ले रहे हो वो दूसरे सैंपल का लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिफरेंट आ जाए। पर जो इनको आप प्लॉट करोगे ना ग्राफ पे, इसका जो सैंपल 1 आपने लिया एक जगह से, उसका लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपने नोट कर लिया, आपने ग्राफ पे पॉइंट जो मार्क कर दिया। अब सेकंड पॉइंट जो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकाल के सेकंड पॉइंट भी आपने मार्क कर दिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए आप अगर एक लाइन बनाओगे, अगर कोई तीसरा सैंपल भी ले लो, उसका लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकाल के एक तीसरा पॉइंट भी मार्क कर दो। इन तीनों पॉइंट्स में से अगर आप तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने मर्जी सैंपल ले लो, इन पॉइंट्स में से पास करते हुए अगर आप एक लाइन बनाओगे ना,
तो वो लाइन की स्लोप भी 0.73 होगी। मतलब वो लाइन जो होगी वो पैरेलल टू ए लाइन होगी। ठीक है, अब जो ये पैरेलल टू ए लाइन है ना, इसको हम जियोलॉजिकल ए लाइन या जियो ए लाइन का नाम भी दे देते हैं। और इन जनरल जो ए लाइन है उसको भी हम जियोलॉजिकल ए लाइन और जियो ए लाइन का नाम भी दे देते हैं। हाँ, हालांकि कॉमन नाम है ए लाइन, पर अगर जियोलॉजिकल ए लाइन या जियो ए लाइन आपको बताया जाए तो उसका भी यही मतलब है। ठीक है, अभी तक पेपर में ये टर्मोलॉजी इस्तेमाल नहीं की गई, जियोलॉजिकल ए लाइन या जियो ए लाइन, बुक्स में भी कम है, पर अगर बुक्स में भी शायद ही जो हम रेगुलर बुक्स फॉलो करते हैं उसमें भी नहीं है, पर हो सकता है पेपर में आ जाए। ठीक है, तो अगर आ गई तो आपको एक मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी इसके बारे में। ठीक है, पेपर में सिर्फ इतना ही पूछा गया था कि रिस्ट्रिक्टेड लोकेलिटी में अगर हम सेम जियोलॉजिकल ओरिजिन वाले सॉइल लें तो उससे जो हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, वो एक लाइन प्लॉट करेंगे, वो कैसी लाइन होगी। ए बी सी डी ऑप्शन थे, उसमें से सही ऑप्शन था ए लाइन पैरेलल टू ए लाइन। राइट, वही चीज मैंने अभी यहां पे लिखी है। The values of liquid limit and plasticity index for soils having common geological origin in a restricted locality usually define a straight line parallel to a line। ठीक है, और इस पैरेलल ए लाइन को हम जियोलॉजिकल ए लाइन या जियो ए लाइन का नाम भी दे देते हैं। राइट, अब इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम करने के बाद हम एक ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम करने जा रहे हैं जो बिल्कुल उससे रिजेंबल करता है। थोड़ा सा है डिफरेंस, वो डिफरेंस हम कवर करेंगे, पर लगभग वही है। कौन सा? यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको हम यूएससीएस कहते हैं। यूनिफाइड यू सॉइल एस, क्लासिफिकेशन सी, सिस्टम एस। ठीक है, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम ये दिया था ए कैसे ग्रांडे ने। अब ओरिजिनली सॉइल को क्लासिफिकेशन करने का तरीका इन्होंने दिया था ए कैसे ग्रांडे ने। कौन सा? यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। बाद में हमने हमारा जो इंडियन कंडीशंस हैं उसको सूट करते हुए हमने हमारा इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम बना लिया, पर ओरिजिनली जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो था ये यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय ए कैसे ग्रांडे। इन्होंने दिया था, जिन्होंने ए लाइन की इक्वेशन दी है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि ए इसमें कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या? पहला तो यही डिफरेंस कि ये जो सिस्टम है दिस इज गिवन बाय ए कैसे ग्रांडे। ये आपको साइंटिस्ट का नाम याद होना चाहिए कि ये सिस्टम किन्होंने दिया था। ये ए कैसे ग्रांडे ने दिया था। इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो हमारे जो जियोलॉजिस्ट हैं या जो सॉइल मैकेनिक्स के आईएस कोड से डील करते हैं वो हम उन्होंने दी है। ठीक है, और जो मेन इसमें डिफरेंस जो नोट करने वाला है वो ये है कि कोर्स ग्रेन सॉइल की क्लासिफिकेशन तो वैसे ही है। ठीक है, जो फाइन ग्रेन सॉइल की इसमें क्लासिफिकेशन है वो ये है कि सिल्ट और क्ले में क्लासिफाई करने के बाद हमने हमारे इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में तो बेस्ड ऑन कंप्रेसिबिलिटी 3 तरह से हमारे सॉइल को क्लासिफाई किया था। लो कंप्रेसिबल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल एंड हाई कंप्रेसिबल बेस्ड ऑन लिक्विड लिमिट। अब यहां पे यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में सिर्फ 2 तरह से ही सॉइल को क्लासिफाई किया हुआ है, लो कंप्रेसिबल और हाई कंप्रेसिबल। और जो ये लिमिट है जो लो कंप्रेसिबल और हाई कंप्रेसिबल को डिफरेंशिएट करती है दैट इज 50%। अगर जो लिक्विड लिमिट है दैट इज लेस देन 50% तो हम लो कंप्रेसिबल बोल देते हैं, और अगर जो लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन और इक्वल टू 50% हो जाए फिर हम हाईली कंप्रेसिबल बोल देते हैं हमारे सॉइल को। यहां पे जो हमने आई का इस्तेमाल किया था इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल वो मिसिंग है। वहां पर हमने 35 और 50 दो वैल्यूज ले ली थी, उसके बेसिस पे लो कंप्रेसिबल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल और हाई कंप्रेसिबल कहिए थे। यहां पर हमने सिर्फ एक वैल्यू ली है, उसके बेसिस पे हमने लो कंप्रेसिबल और हाई कंप्रेसिबल को डिफरेंशिएट कर दिया, और वो वैल्यू यहां पे कौन सी है? 50%।
इक्वल टू 50% पे हम हमारे सॉइल को हाईली कंप्रेसिबल का नाम देते हैं। ठीक है, अब उसी तरह जैसे वहां पे नाम लिखे थे वैसे यहां भी हम जैसे ML MI MH OL OI OH लिखते थे और CL CI CH लिखते थे, वैसे यहां पर भी हम हमारे सॉइल को ML MH लिख देंगे। यहां पर I वाला मिसिंग है ना, वहां पर ML MI MH लिखा था, यहां पर ML और MH लिखेंगे। इसके बाद सिल्ट के बाद आप जो ए लाइन है दैट सेपरेट्स क्ले फ्रॉम सिल्ट एंड ऑर्गेनिक, तो सिल्ट एंड ऑर्गेनिक को एक साइड लिख लेते हैं, फिर क्ले को लिख लेंगे OL देन OH। उसके बाद जो क्ले है उसको भी हम वैसे लिख सकते हैं, अगर क्ले आ गई तो CL CH, बिल्कुल वैसे जो हमने हमारे इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में किया था वैसे ही है। इसको फिर वैसे ही बोल देंगे लो कंप्रेसिबल सिल्ट, हाई कंप्रेसिबल सिल्ट, लो कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल, हाईली कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल, लो कंप्रेसिबल क्ले, हाईली कंप्रेसिबल क्ले। ठीक है, ये वैसे ही हम इसका नाम भी ले लेंगे। बस मेन तो यही डिफरेंस है, मेन क्या है ये डिफरेंस। हाँ, वो अलग बात है कि जो सीव्स हैं, जो उनको डिजाइन है, जो यूनाइटेड स्टेट्स में यूज होता है और जो इंडिया में यूज होता है, उसका सीव का डिजाइन थोड़ा अलग है। सीव का जो नंबर यूज करते हैं 4.75 mm 75 माइक्रोन, वो वही है। हाँ, वहां पे सीव को डिजाइन थोड़े दूसरे तरीके से किया जाता है यूएस में, हमारे इंडिया से थोड़ा डिफरेंट तरीके से। उसकी गहराई में हमें जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही पता हो, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट ज्यादा इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, पर यह भी पता आपको होना चाहिए क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया, और दिया किसने, एक ऐसे गारंटी ने। अब जो नेक्स्ट है इसके बाद वो हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कि और किस किस तरीके से हम अपने सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच।